जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। देखो, रेशियो की अपनी जो सीरीज चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है रेशियो का, उसका हमने जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी एक नॉर्मल क्लास हो गई है, जो 8 नंबर क्लास रही, और आज जो है उससे अगली क्लास है। एक तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी स्टूडेंट हैं वो शायद मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका एक तो ये पता चल रहा है कि मतलब स्टूडेंट हैं वो कमेंट नहीं करते हैं, और तो कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि वो इस चीज़ को वरीयता नहीं दे रहे हैं, या फिर अपने आप को वो बहुत कोई बड़ी हस्ती मानते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी ये कोरोना काल ख़त्म होगा उसके बाद में जो टाइम आएगा, और यदि आप अभी लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके पछतावा होगा। बस पश्चाताप करने के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके साथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पहुँच गए। मैंने प्रत्येक क्लास में, ऑफलाइन क्लास में यदि किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लासें ली हैं तो प्रत्येक क्लास में मैंने कुछ ना कुछ, मतलब मैं निश्चित कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सारा कुछ नया बता दिया हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो बेसिक होती हैं, वो तो बेसिक ही रहती हैं, लेकिन मैंने हर क्लास में कुछ नया बताया है। और हर रोज़ मैं नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हर रोज़। और जो स्टूडेंट लगातार पढ़ रहा है वो इस चीज़ को समझ भी पा रहा है। मैंने जैसे कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया 4 नंबर, कल की क्लास में मैंने एक 4 नंबर क्वेश्चन दिया था। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, उनमें लगभग स्टूडेंटों के क्वेश्चन गलत गए। कल की क्लास में मैंने 4 नंबर क्वेश्चन दिया था। जितने भी स्टूडेंटों ने मेरे पास में कमेंट किए थे उन सभी का वो क्वेश्चन गलत था, सबका। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसका क्वेश्चन गलत नहीं था, या फिर किसी ने उसका उत्तर ही नहीं दिया, या फिर उसका लिखा हुआ आया नीचे कि कंफ्यूज हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। एक रेशियो की एक छोटी सी प्रॉपर्टी में आप यदि मात खा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास में मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग वाली बात कर रहे हो, वो तो नहीं है आपके पास, ठीक है। और मैं ऑफलाइन क्लास में हमेशा कहता रहता हूँ स्टूडेंटों को, पिछले कोरोना काल के बाद में हमेशा मैंने एक ही बात कही है कि कोरोना के बाद में जो स्टूडेंट एक्टिव नहीं हुआ है, अभी भी वो एक्टिव नहीं हुआ है, तो मैं बार बार ये कहा है कि वो इस धरती पर वजन है, इस धरती पर बोझ है, वो अपने घर वालों पर बोझ है, अपने माता पिता पर बोझ है, वो बस इस धरती पर बोझ बन के रह गया है। क्योंकि उसके अभी भी ऐसे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट जॉब का क्या महत्व है। जिसके पास में आज गवर्नमेंट जॉब है वो सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपनी जीवन है वो जी रहे हैं। और जिन लोगों के या तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे या कोई प्राइवेट अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे थे, आज वो सभी लोग एक बड़े मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने बड़े मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंटों को बार बार समझाता रहता हूँ कि आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है। ये और एक और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ऑफलाइन क्लास में जाकर के हम पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। मैं एक बात और बता देता हूँ, मुझे नज़दीक नहीं दिख रही है कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। दीपावली से पहले कोई संभावना नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि दीपावली के बाद में यदि ऑफलाइन क्लासें ये कंट्रोल में सिस्टम हो जाए तो हो जाएं, वरना अब क्लास संभव नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पढ़ो। यदि आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी और से पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ो, ऐसे इधर उधर मत घूमो, ठीक है, और पढ़ाई करो। ओके। अब जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसके लिए कई स्टूडेंटों ने मेरे पास में मैसेज भी किया कि 4 नंबर क्वेश्चन है वो समझाओ, और साथ साथ में स्टूडेंटों को आया नहीं, तो एक स्वाभाविक सा दिख रहा है कि स्टूडेंट कहाँ इसमें गलती कर गए। अपने पास में जो क्वेश्चन था 4 नंबर, वो मैंने ऐसे लिखवाया था कि A अनुपात B अनुपात C, और ये मैंने लिखा था
3:5 अनुपात कितना 11। दूसरा अनुपात लिखा था मैंने B/C/D। और ये जो लिखा था वो लिखा था 9:5 और मैंने लिखा था 11 लिखा था क्या, चलो मैंने ये लिख दिया 11 है 11, या कोई संख्या और होगी मुझे पता नहीं है, पूरा इस प्रकार से लिखा था। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके जो उत्तर आए थे, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको ऐसे किया है A/B/C/D, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऐसे कर दिया कि 3:5 और 11। फिर इसको जो लिखा वो ऐसे लिख दिया 9 फिर 5 क्या लिख दिया 11। फिर आगे यहाँ पर है ये 11 हो गए और ये आगे कितने कर दिए 9 कर दिए। और फिर स्टूडेंटों ने ऐसे कर दिया, इसको ये 27 कर दिए, ये 45 कर दिए, ये 55 कर दिए, ये 121 कर दिए। ये आपका जो जितने स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन किया है वो सबका गलत है, सबका गलत है। एक भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही नहीं है। जैसे इस प्रकार से किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, तो आप सोचो कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी में आप मात खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें मैथ क्लियर है। मैथ क्लियर ऐसे नहीं होती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी नहीं आ रही आपको और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनर आपसे 3 कदम आगे चलते हैं, ऐसे नहीं है। अब इसमें गलती हो रही है, वो क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। आप गलती क्या कर रहे हैं, अभी एक बार मैं इसको मिटाता हूं। गलती क्या कर रहे हैं देखो, जब भी 2 कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो ध्यान रखना है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन हो कि A/B/C और आपको क्वेश्चन दिया हो 5:7:9 और फिर दे रखा हो आपको B/C/D और बराबर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, वो दे रखा हो जैसे 14:18 मान लें 19 ऐसे दिया गया हो, और फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा हो कि A/B/C/D क्या आएगा, A/B/C/D क्या आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का उत्तर निधड़क दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि A/B/C और ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ हो आपके पास में, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5 फिर मैंने लिख दिया 6 और ऐसे लिख दिया मैंने, हाँ 8 ही लिख दिया, 8 लिख दिया, ये लिख दिया जैसे, ठीक है। और दूसरा मैंने लिख दिया B/C/D और यहाँ मैंने कोई संख्या ली, वो इस प्रकार से ले ली 9 फिर मैंने 12 और मैंने कोई संख्या और ले ली, जैसे ले ली कोई 4, इस प्रकार से। अब आपसे पूछता है कि A/B/C/D बताओ, तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ध्यान दें, देखो ये देखो इसमें B और C कॉमन है, यहाँ भी B C कॉमन है, इसमें एक नहीं दो वेरिएबल कॉमन आ गए। ये B और C 2 कॉमन चल रहे हैं और 2 कॉमन चल रहे हैं, तो ध्यान किस बात का दें आप, गौर से देखो, ये है वो 7:9 है, 7:9। तो इसका मतलब है कि B और C इस पूरे क्वेश्चन में 7:9 में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। B और C का यदि आप रेशियो देखेंगे तो वो ही मिलता है, वो चेंज नहीं होता है। तो B और C का जो रेशियो है वो 7:9 है। तो यहां भी आप देख सकते हैं B और C को, देखिए ओनली B और C को देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये भी क्या चल रहा है 7:9। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। मैं यहां इसकी बात करूं तो B और C वापस यहां कॉमन है, तो यदि इसको सोल्व करोगे तो 2 से काटोगे तो 3 कितना बन रहा है 4 बन रहा है, 3:4 बन रहा है। यहाँ B और C, यहाँ भी B और C देखिए, B और C देखिए, 3 से काटिए तो 3 कितना बनेगा 4 बनेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के साथ में प्रॉब्लम क्या थी आपकी, जो थी वो ध्यान दें। मैं यहाँ लिखूँ A/B/C और आपके पास में क्वेश्चन था वो था 3:5:11 और फिर था B/C/D और ये लिखा था आपके पास में 9:5:11।
ध्यान दें, ध्यान दें, यहां देखो ये कितना है, 5:11 है, 5:11 है। लेकिन ये देखिए बी और सी, ये तो 9:5 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो CND था, CND था। कैन नॉट बी डिटरमाइन, उत्तर को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसका जो आंसर आएगा उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें दो चीज आती हैं, एक तो नन ऑफ दीज आती है। नन ऑफ दीज का मतलब तो ये होता है कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है कि उसका उत्तर तो हो सकता है लेकिन जो ऑप्शन दिए गए इनमें कोई नहीं है। और एक होता है आपके पास में कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब होता है कि इसका उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसके उत्तर का कोई अस्तित्व नहीं है, निर्धारित ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका उत्तर था वो, इसका उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन था, यानी इसका उत्तर निर्धारित नहीं कर सकते। जिस भी बच्चे ने इसका उत्तर CND देते तो सही था, बाकी सबका इसका उत्तर क्या था, गलत था। क्या था, गलत। अब यहां ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अब देख लो, चाहिए सब सेम आएंगे। अब क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये अब 14 और 18 है, तो यदि आप इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, कितने से, 2 से, क्योंकि ये 2 गुना चल रहा है, 2 से गुणा कर दो ऊपर वाले को। तो जैसे इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 10 हो गए, ये 14 हो गए और ये 18 हो गए। तो B और C तो दोनों जगह कॉमन होने चाहिए, तो B और C दोनों जगह कॉमन हो गए, ये 14, ये 14 और ये 18, ये 18। इसका मतलब आपका रेशियो जो मिलता वो A का कितना हो गया 10, B का कितना 14, C का कितना 18 और D का कितना 19, ये बनता। इसी प्रकार यदि यहां पर आप क्वेश्चन देखते तो ये 3:4 है और ये भी 3:4 है, तो आप इसको भी सेम कर सकते हैं। सेम करने का मतलब आप इसको गुणा कर देते, इसको गुणा कर देते कितने से, 3 से, और इसको गुणा कर देते आप कितने से, 2 से। अब यदि इसको आप 3 से गुणा कर रहे हो, इसको 3 से गुणा कर रहे हो, तो आपके पास में ये बनेगा 15 अनुपात, ये बनेगा 18 अनुपात, ठीक है, और ये बनेगा कितना 24। अब यदि आप इसको 2 से कर रहे हो, तो इसको 2 से गुणा कर रहे हो, तो ये बनेगा कितना 18 और ये कितना बनेगा 24 और ये कितना बन जाएगा 8। अब आप इसका रेशियो बता सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 15:18:24 अनुपात कितना 8, कितना 8। इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते थे। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है बहुत सावधानी रखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ है, वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इस बात का कि रेशियो तो सब जगह सेम चलना चाहिए ना। रेशियो यदि सेम नहीं है तो आप क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। मान लो कोई ये कह रहा है कि अब देखो धीरे धीरे आपकी चीज़ें हैं वो, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ कमियां हैं, बिल्कुल। और क्वेश्चन करते हैं तभी तो पता चलता है कमियों का। और वैसे तो सबको ही पता होता है कि हाँ मेरी भी मैथ्स अच्छी है, सब अपने आप को अच्छा ही मानते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि मेरी अच्छी नहीं है। सभी ये कहते हैं कि मुझे भी बहुत मैथ आती है। लेकिन बात यह है कि कौन कितनी मेहनत करता है और कितना सा वो गहराई में है। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आए कि A अनुपात B अनुपात C, और ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि आपके पास में 3:5:4, और फिर ऐसे लिखे क्वेश्चन में कि C अनुपात D, और ये लिखे कि 2:3 है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ तो कॉमन एक ही है C, एक ही है C। तो आप ये लिखेंगे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जो सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3:5 अनुपात कितना 4, C और D ये 2 अनुपात कितना लिखेंगे 3, 2:3। तो अब C है वो ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, कितना 4। अब आपने देखा होगा कि जो कॉमन होता है वो इधर बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। क्या उस क्वेश्चन में बढ़ पाता है? नहीं बढ़ पाता है, उस क्वेश्चन में नहीं बढ़ पा रहा है। ये इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, तो रेशियो सेम रहता है। अब इसे सरल करेंगे तो ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 12।
कितने हो गए 12। अब किसी क्वेश्चन को आप जैसे देखते हैं कि बी अनुपात सी 5:4 था, तो यहाँ भी 5:4 ही है। गौर से देखो 5:4 ही है, बी और सी 5:4 ही है। 2 से काटो, ये कितने 5 और ये कितने 4। यहाँ देखो ए अनुपात बी 3:5 है। सरल करने के बाद में ये भी 3:5 है। 2 से काटो, ये कितना 3 और ये कितना 5, यही मिलेगा। ये देखो सी और डी 2:3 है, तो यहाँ भी ये 2:3 ही है। 4 से काट के देखो, ये कितना 2 और ये कितना 3, 2:3 ही मिलेगा, 2:3 ही मिलेगा। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को आप करोगे तो धीरे धीरे करके आपको पता चलता जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें सही नहीं है। तो हमेशा जो रेशियो है वो यदि ये है तो यहाँ पर भी मिलेगा, ये रेशियो चल रहा है तो वो ही यहाँ, ये चल रहा है तो वो भी यहाँ, सरल करने के बाद में वही आता है। और यदि आपने ऐसे गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन में तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको ये कहूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी, और मैं ये बोलूँ 5:7 अनुपात, और ये मैंने ले लिया जैसे मान ले लिया कितना 13, और फिर मैं ये कहता हूँ कि बी अनुपात सी अनुपात डी, और फिर ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि 4:5:10, 4:5:10, क्या ये सोल्व किया जा सकता है? नो, क्योंकि ये 7 अनुपात कितना 13 है और ये 4 अनुपात कितना है 5, ये कभी सोल्व नहीं होगा, ये कभी सोल्व नहीं किया जा सकता। अब इसी चीज़ को यदि मैं ऐसे लिखता कि ए अनुपात बी अनुपात सी और 5:7 अनुपात कितना 13, और मैं लिखता बी अनुपात सी अनुपात डी, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता 21:39 अनुपात, मान लो मैं लिख देता 15, या मान लो 10 ही लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 ही लिख देता, तो आप इसको कर सकते हो। क्योंकि देखो ये 7:13 है और ये भी 7 अनुपात कितना है 13 है, क्योंकि इससे 3 से काटोगे तो 7, 3 से काटोगे तो 13। अब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। अब ऊपर वाले को 3 से गुणा करके सेम कर दे हुए और क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आ गई बात समझ में? तो हमेशा इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का, ये छोटे क्वेश्चन आते हैं प्री में दे देते हैं ऐसे सीजीएल के, जैसे प्री में दे देंगे, ऐसे जीडी में दे देंगे, किसी और एग्जाम में दे देंगे, और फिर इसमें ऐसे लिखा हुआ आता है, बिल्कुल सीएनडी लिखा हुआ आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो तो ये इसी मेथड से जाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं, जैसे आपने किया, जैसे आपने किया। तो इसका मतलब आप नहीं सोच रहे हैं क्या कि 95% से ऊपर ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, 95% से ऊपर ही मिलेंगे, आपकी तरह ही मिलेंगे, और वही करके आते हैं उत्तर। और एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपसे पीछे चलते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी जरूर चीजें रखते हैं कि इसमें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उनमें से ये क्वेश्चन दिया तो आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला है। इन फ्यूचर इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक्टिव होकर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है आपको रेशियो चेक कर लेना है, यदि ऐसा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर उसमें देख लेना 2 से गुणा करने पर बैठ रहा है, 3 से बैठ रहा है, 1 से बैठ रहा है, जो भी है उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अच्छा मैंने क्या किया था याद हो तो, मैंने स्टार्ट में आपको जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसकी कितनी विधियां बताई थी कमांड रेशियो के लिए, मैंने 4-5 मेथड बताए थे, उसमें मैंने एक गुणा करके बराबर करने वाला भी मेथड बताया था। अब मैंने क्या कहा था, सिचुएशन के अनुसार, यानी SW रूल को जो स्टूडेंट फॉलो करता है जीतता वही है। और SW का मैंने पहले भी बताया था, S का मतलब सिचुएशन, W का मतलब विजडम यानी बुद्धिमानी। जो स्टूडेंट है सिचुएशन के अनुसार बुद्धिमानी लगाता है जीतता वही है, जीतता वही है। इसलिए सभी चीज़ें सीख करके जो स्टूडेंट चलता है वही जीत पाता है। हाँ, कई जो विद्वान होते हैं वो अपना दिमाग बढ़ाते रहते हैं, वो मानते नहीं किसी के। ओके, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे वैसे में चले जाते हैं और लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। हाँ, उनका वही पूरा हो पाता है ऐसे वैसे ही, तब तक स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर के घर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कोई 2 संख्या दे दे, कोई 2 व्यक्तियों की आय दे दे, ऐसे कोई क्वेश्चन ले रहे थे जिसमें जोड़ दे, या तो समान वृद्धि कर दे या समान कमी कर दे, या फिर वृद्धि करे लेकिन समान नहीं करे, या फिर कमी करे पर समान नहीं करे, या फिर एक में वृद्धि कर दे एक में कमी कर दे। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने लिए थे। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो आय वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आय के जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आय, व्यय और बचत, यानी आय का मतलब इनकम
और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और सेविंग यानी बचत। यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जैसे कल करेंगे। और अभी जो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और विशेष करके तो इसका क्लियर ये तभी हो पाता है जब आपका परसेंटेज क्लियर हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है और एलिगेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद में ये आय के जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सेविंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्लियर तब हो पाते हैं। लेकिन फिर भी जो केवल रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ आज। अब अपना जो आज लेक्चर जो चल रहा है वो 9 नंबर है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ कि ABC की आय का अनुपात का, या मैं ले रहा हूँ कि मासिक आय का अनुपात, मासिक आय का अनुपात है, वो ले लिया मैंने, जैसे 2:3:5 है, 2:3:5 है, तथा C की आय, ये मासिक आय है, ये साथ में ध्यान रखना है। C की मासिक आय A की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है, 12,000 रुपये ज़्यादा है, 12,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तब B की वार्षिक आय ज्ञात करो, B की वार्षिक आय ज्ञात करो, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन जो स्टार्ट में लिया है, मैंने आपको बताया मैं हमेशा पहले सभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलता हूँ। पहले ये आय वाले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखो वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन कल बताया था, जैसे ABC की आय का जो अनुपात है वो ये है, ठीक है, जिसमें C की जो आय है, मासिक आय है, वो A की मासिक आय से 12,000 रुपये अधिक है, ठीक है। तब B की वार्षिक आय ज्ञात करो, बस मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है, वार्षिक आय ज्ञात करो। यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं। ऊपर जो आपके पास में रेशियो यानी इनडायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है किसकी, मासिक आय की, और इसके बाद में जो डिफरेंस दे रखा है आय में, C की आय में और A की आय में जो अंतर दे रखा है वो भी किसका दे रखा है, मासिक का दे रखा है। और पूछी क्या गई है, B की वार्षिक आय पूछी गई है। इसमें स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है, ऐसे क्वेश्चन करता है। ये होती छोटी सी चीज है लेकिन इसमें गलती बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। यदि ये क्वेश्चन आता है तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि 100 में से 80 स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, 20 स्टूडेंट होते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, बस ऐसे देखते हैं, हाँ ऐसे आया है, आप फटाफट में कर दो और हो गया। लेकिन ऐसा करता नहीं है, एग्जामिनर बहुत तेज है, आपसे ज़्यादा कदम रखता है आगे। तो यहाँ देखो आपके पास में क्या है, A/B/C। यहाँ पर जो इनकम का जो आपके पास में रेशियो दिया है वो दिया है 2:3:5। अब यहाँ पर जो आय का जो अंतर है वो किसका है, C की आय और A की आय का डिफरेंस है। ये A और C की आय का डिफरेंस है, यानी C की आय A की आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है। तो रियल में तो 12,000 है और इनडायरेक्ट में देखो कितनी है, यानी ये 2 है, ये 5 है, मैंने कल समझाया था। ये रियल वैल्यू कितनी हो गई, 12,000, ठीक है। रियल में तो यहाँ पर डिफरेंस 12,000 का है C का और A का, इनडायरेक्ट में कितने का है, 3 का। तो ये रियल वैल्यू, ये इसकी क्या, इनडायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। पूछा क्या गया, रियल वैल्यू बटे में रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू, और आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू जो ये B है इसकी पूछी गई है। तो B की आय ज्ञात कर रहे हैं, तो B की आय यहाँ ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट आप वार्षिक आय ज्ञात नहीं कर सकते, पहले मासिक आय ज्ञात होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट वैल्यू भी क्या है, मासिक है, और रियल वैल्यू है वो भी मासिक है। तो फिर B की मासिक आय निकलेगी ये 12,000, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 3, आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू भी 3 कैंसिल हो जाएगा, और B की मासिक आय है वो 12,000 रुपये है। कितनी है, 12,000 रुपये। पर ध्यान रखिए
इसकी वार्षिक आय पूछी गई है, यानी एक महीने के 12,000 रुपये हैं, तो वार्षिक आय के लिए हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो वार्षिक आय है वो इसकी हो गई 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं उनमें ध्यान रखेंगे कि ये वार्षिक आय मासिक आय के जो क्वेश्चन होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, होते बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी दिखते हैं, बहुत दिखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया, लेकिन हमारी गलती होती है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही मिलेगा आपको, 1 नंबर ऑप्शन में लिखेगा कितने, 12,000, ये तुरंत ही मिलेगा, तो हम तुरंत ऐसे ऐसे 12,000 देख रहे टिक किया और सोचेंगे क्वेश्चन तो सही करके आगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये क्या हुआ, बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट वो चर्चा कर रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन की 7वां क्वेश्चन, इस 7वें क्वेश्चन का क्या उत्तर आया, तो हम फटाफट हम बोलते हैं कि इसका तो 12,000 था, सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन फिर कोई स्टूडेंट हमें कहता है देख गौर से देख, ध्यान से देख, क्या पूछा है, वार्षिक आय पूछिए, तब हम क्या करते हैं, माथे में हाथ मारते हैं ऐसे, और यार ये क्या हुआ। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, हमें 2 लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर कितना, 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो क्या है, एक व्यक्ति की आय तथा खर्च, एक व्यक्ति की इनकम तथा खर्च का रेशियो दिया है आपको 11 अनुपात कितना, 10 दिया है। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है, 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी। ध्यान देंगे, ये व्यक्ति की जो आय तथा खर्च का जो रेशियो दिया है वो वार्षिक ही दिया है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वार्षिक ही है फिर। और यदि वह, फिर आगे क्वेश्चन में इसने ये लिख भी दिया है, यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है तो फिर उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी, ये पूछा है। तो ध्यान इस बात का दो, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है वो किस प्रकार से होती है, आपको पता है आय होती है वो इनकम के बराबर, आपके पास में क्या आता है, एक्सपेंडिचर और प्लस जो आपकी इनकम आती है वो क्या होती है, सेविंग। यानी आय होती है, आय के बराबर क्या होता है, खर्च, और प्लस क्या होता है, बचत। क्योंकि आपके पास में जो आय आती है उसमें से खर्च कर देते हैं और फिर बचत हो जाती है। वो ही क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना होता है कि इनकम होती है उसके बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। अब क्वेश्चन में अलग अलग से देगा, मान लो कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको खर्च निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए खर्च के लिए आय में से घटा देंगे क्या, बचत, तो खर्च आ जाएगा। यदि आप किसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको बचत निकालनी है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आय में से क्या घटा देंगे, खर्च घटा देंगे। ये बात आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। यदि हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो फिर इनकम में से सेविंग घटा देंगे, और यदि हमें सेविंग ज्ञात करना है तो फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में यही ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ, आपके पास में आय और खर्च दे रखा है, यानी आपके पास में जो रेशियो मिला वो इनकम का मिला है और एक्सपेंडिचर का मिला है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की इनकम कितनी है, 11 है, और एक्सपेंडिचर कितना है, 10 है, खर्च 10 है। यानी इसकी इनकम है वो तो 11 है और इसका खर्च है वो कितना है, 10 है। अब वो क्या कहता है कि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचा लेता है, 9,000 रुपये हर वर्ष बचा लेता है। तो देखो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इसका यहाँ पर आपको पता नहीं चला कि सेविंग कितनी हो गई, 1 हो गई। सेविंग कितनी हो गई, 1, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि बचत के लिए हम क्या करेंगे, आय में से खर्च घटा देंगे, तो आय में से खर्च घटा देंगे तो आपकी सेविंग निकल जाएगी। और सेविंग रियल में कितनी है, 9,000 रुपये है, और इनडायरेक्ट में कितनी है, 1 है। रियल में तो 9,000 रुपये बचत करता है, रियल में तो 9,000 रुपये की बचत करता है, लेकिन इनडायरेक्ट में 1 ही बचाता है। यानी 11 आय 10 खर्च, बचा कितना, 1। तो रियल वैल्यू कितनी, 9,000, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी, 1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसकी मासिक आय क्या है, तो पहले वार्षिक निकल जाएगी, तो इनकम इसकी वार्षिक क्या है, देखो ये रहा, ये इससे गुणा हो जाएगा 11 से, तो 11 से गुणा करेंगे तो इतनी वार्षिक आय कितनी हुई, 99,000 रुपये होगी, 99
1000 रुपये हो गई। यानी इसकी इनकम आपकी किसकी निकल गई, आपकी वार्षिक आय निकल गई। क्यों? क्योंकि 1 साल की जो बचत है वो है, तो रियल वैल्यू इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू इनटू आस्किंग इनडायरेक्ट वैल्यू, ये वार्षिक है। तो 99,000 रुपये इसके आए हैं, वो आए हैं किसके, किसके आए हैं, 1 साल के आए हैं। आपको पूछा क्या गया है, मासिक पूछा गया, 1 महीने के लिए पूछा गया है, तो मासिक के लिए आप किससे भाग दे देंगे, 12 से। याद रखें, जब आपसे वार्षिक आय पूछे, मासिक दे करके वार्षिक पूछे तो 12 से गुणा करते हैं, और जैसे ही आपको वार्षिक आय दी हुई है और फिर उससे क्या पूछ रहा है, आपसे मासिक पूछ रहा है, तो 12 का भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। भाग दे दो, ये कितने, 12 अंठे 96, 96 बच कितने गए, 3, 12 दूनी कितने 24, और फिर कितने बच गए 6, 12 पंजे 60, यानी 8,250 रुपये, 8,250 रुपये। ओके, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये ही क्वेश्चन आपका सोल्व करवाएंगे। इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है, यानी आय के बराबर खर्च प्लस क्या होता है, बचत होता है। खर्च के बराबर आय में से क्या घटाते हैं, बचत, तो खर्च निकलता है। बचत कर जब निकालनी होती है तो आय में से क्या करते हैं, खर्च कर। इस प्रकार के अब आगे जो क्वेश्चन चलेंगे उसमें ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन में जो नई चीज थी वो ये थी कि आय और खर्च का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है, और जो यहाँ डिफरेंस दे रखा है वो भी आय और खर्च में ही है। देखो, आय और खर्च का ही तो डिफरेंस होता है सेविंग। खर्च क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, आय और सेविंग का डिफरेंस होता है, आय और सेविंग का डिफरेंस होता है। और सेविंग क्या होता है, आय और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ ये डिफरेंस ही दे रखा है, बस ये समझना था। वहां पर जो क्वेश्चन थे, पीछे क्वेश्चन हमने 1-2 क्वेश्चन किए, वहां पर क्या था, ए की आय थी वो सी की आय से कम थी, या सी की आय ए की आय से क्या थी, ज्यादा थी। पिछले क्वेश्चन में 12,000 रुपये ज्यादा थी, यानी था क्या उसमें, सी और ए की आय का डिफरेंस था। यहां भी कुछ ऐसा ही दिया क्वेश्चन में कि इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस दे दिया आपको क्वेश्चन में, लेकिन लिखने की लैंग्वेज इस प्रकार की रह गई। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। उतारो। देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 3 है, वो देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, 26 अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। यदि इसकी कुल आय 7,250 रुपये हो तो इसकी बचत का पता लगाओ, अब जो क्वेश्चन आपको जैसे बता रहा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन से ही आप समझें, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, इसकी कुल आय, यानी आय जो होती है, इनकम होती है, वो मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। तो यहां पर आपके पास में जो रेशियो मिला वो एक्सपेंडिचर का और किसका मिला है, सेविंग का मिला है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, 26 है, सेविंग कितना है, 3 है। और आपके पास में टोटल जो इनकम है वो हो गई कितनी, 29 हो गई। लेकिन रियल में जो है वो कितनी है, 7,250 है, 7,250 है। रियल में तो जो आय है वो 7,250 है कुल, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में ये तो देखो खर्च है, ये सेविंग है, दोनों को जोड़ देंगे किसके बराबर आ जाएगा, इनकम के बराबर आ जाएगा। तो रियल वैल्यू, इस रियल वैल्यू की इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी, 29। अब आपसे पूछा क्या गया, इसकी बचत का पता लगाओ, इसकी सेविंग का पता लगाओ, इसकी सेविंग कितनी है, 3 है। ओके, काटो क्या करेंगे, 29 दूनी कितने हो गए, 58, 29 दूनी 58, कितने बच गए, 14, उतारेंगे कितने, 5, 29 पांजे 145, और ये कितना आ गया, 0। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 25 दिए कितने हो गए, 75, यानी 750 रुपये उसकी सेविंग है, वो 750 रुपये। अब मेरा कहने का मतलब आपको ये है, आपको ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है, ये दोनों दे करके ये पूछ सकता है। अब आपको ध्यान रखना है, ये दोनों देगा, ये पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में ये तीनों चीज देख करके क्वेश्चन में ऐसे पूछे, रेशियो बना करके आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इनकम के बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। इससे क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ओके, अब हमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कितना लेते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखो,
4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आज 3 क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा आगे का लेवल। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4 अनुपात कितना है, 3 है। और उसके मासिक व्यय यानी खर्च का अनुपात 12 अनुपात कितना, 7 है। ठीक है, तो दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो ए की आय का पता लगाओ, ए की आय का पता लगाओ। तो क्वेश्चन देखो वहीं आ गया घूम फिर के, यदि आप समझेंगे तो ए अनुपात बी ये दिया है आपको 4 अनुपात 3, किसका रेशियो दिया है, इनकम का दिया है, इनकम का रेशियो दिया है। ठीक है, अब ये जो नीचे रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में एक्सपेंडिचर का यानी खर्च का, और ये रेशियो दे रखा है आपको 12 अनुपात कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब क्या कहता है कि 3200 रुपए की बचत करते हैं, 3200 रुपए की बचत करते हैं। तो अभी भी मैंने थोड़ी बार पहले आपको समझाया था कि इनकम के बराबर आपका होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। क्या होता है, सेविंग होता है। और यदि मैं बात करूं किसकी, एक्सपेंडिचर की, तो आपको पता होगा कि इनकम में से क्या घटा देंगे, सेविंग घटा देंगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे। इसका मतलब ये इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है। और इनकम में से सेविंग घटा दें यानी कितने कम कर दें, 3200 कम कर दें। और इधर भी कितने कम कर दें, 3200 कम कर दें। यहां भी कम करना है कितना, 3200, यहां भी कम करना है कितना, 3200। जो क्वेश्चन हमने कल पढ़े कि यहां भी 3200 कम करो, इसमें से 3200 कम कर दें, इसमें से 3200 कम कर दें। क्यों, क्योंकि किस में से, इनकम में से सेविंग, इनकम होगी उसमें से सेविंग घटाएंगे तो आपके पास में एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यानी इसमें से इनकम में से कम कर दिए, इसके भी 3200 कम कर दिए, इसके भी 3200 कम कर दिए, तो आपके पास में खर्च का जो रेशियो है वो मिल गया आपके पास में 12 अनुपात कितना, 7। 12 अनुपात कितना मिला, 7। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस आपको यह समझना है कि ये कहां से मैंने 3200 कैसे लिख दिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। बस आपका इस पर यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो। अब आपके पास में समझाया हुआ है कल का मैंने, क्या, डबल क्रॉस मेथड। आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से कर जाएंगे। इसका गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, और इसका गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे। दोनों ही माइनस में तो डिफरेंस लेना है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो गुणा कर देंगे। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करेंगे, तो आपके पास में आ गया कितना, 0 0, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21 और 1 हो गए 22। ठीक है, ये आ गए आपके पास में कितने, 0 0 0 और 7 दूनी 14 और 7 तिये 21 और 1 कितने हो गए, 22। यानी ये आ गया 22,400। इसका गुणा करो किससे, इससे इसका गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 0 फिर 0। ठीक है, और 12 दूनी कितने हो गए, 24, 12 तिये 36 और 2 कितने हो गए, 38। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लेना है, तो ये 0 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये कितने हो गए, 6 हो गए, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 16,000 आ गया। आपके पास में ये डिफरेंस है वो कितना हो गया, 16,000 हो गया। अब ध्यान दें किसका, ये गुणा और ये गुणा, ये मैंने कल समझा दिए थे। 12 तिये कितने हो गए, 36, और 7 चौके कितने हो गए, 28। 12 तिये 36, 7 चौके 28, 36 और 28 यानी 12, इसका गुणा किया तो कितने हो गए, 36, इसका गुणा किया तो ये कितने हो गए, 28। 36 और 28 का डिफरेंस कितना, 8। ये मैंने कल की क्लास में 7 नंबर क्लास और 8 नंबर क्लास इसी की थी, यदि आपने क्लास ली है तो बिल्कुल मैंने इसी प्रकार की बातें समझाई थी। इसका गुणा किया इससे कितने हो गए, 36, इसका गुणा किया इससे तो कितने हो गए, 28। 36 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया, 8। अब इस पर भाग देंगे तो कितना आ गया बताओ, 2000। कितना, 2000। आपको क्या चाहिए, ए क्या है, इसका मैंने क्या कहा था, जो भी ये वैल्यू निकल जाए इसका पहले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला रेशियो, इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये कितना आ गया, 8000। यानी ए की आय है वो 8000 है। यदि मैं ये कहता कि बी की आय बताओ तो कितनी है, 6000 रुपये। कितने, 6000 रुपये। आगे बात समझ में। अब ये कहता कि इसका खर्च कितना है, तो आप खर्च बता सकते थे, खर्च बता से, ए का खर्च कितना है, क्वेश्चन में ये पूछ लेता ए का खर्च कितना है, तो ये कितने थे, 8000। 8000 में से 3200 रुपये बचाता है, 3200 रुपये बचाता है, तो 8000 में से 3200 घटा लो तो ये कितने बच गए, 0, ये कितना आ गया 0, ये कितना हो गया 8, कितने हो गए 8, और ये कितने बच गए 4, यानी 4800 रुपये। यानी इसका जो खर्च है वो 4800 रुपये, कमाता 8000 रुपये है और खर्च करता है कितने,
8,000 4,848 और बचत कितनी करता है 3,200 रुपये की। आप इसी प्रकार से इसका भी बता सकते हैं। तो हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस बात पर आप पकड़ बनाओ। और यह चीज़ आपने कल डबल क्रॉस मेथड पर काम कर चुके हो, आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस अब आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू कैसे लिखें, बस इस पर पकड़ बना ली, क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। ओके, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 5 नंबर क्वेश्चन है कि पी और क्यू की मासिक आय, पी और क्यू की मासिक आय का अनुपात 6 अनुपात कितना 5 है। ठीक है, और उनके मासिक जो व्यय है, मासिक जो व्यय है उसका जो अनुपात है वो कितना है 4 अनुपात 3 है। और दोनों ही महीने के अंत में 400 रुपए की क्या करते हैं बचत करते हैं। तो उनकी मासिक आय का पता लगाओ, उनकी मासिक आय का क्या लगाओ पता लगाओ। अब तरीका वही है, ये क्या पी, ये क्या क्यू। ठीक है, रेशियो क्या मिला 6 अनुपात 5, किसका मिला इनकम का। ठीक है, अब आपका दूसरा जो रेशियो मिला वो किसका मिला एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3। अब मैंने क्या समझाया आपको, बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। इनकम आपके पास में जो है वो सेविंग निकालनी है, क्योंकि बचत 400 रुपये, और सेविंग के लिए आप क्या करते हो इनकम में से क्या घटाते हैं एक्सपेंडिचर घटाते हैं। ठीक है, आपके पास में ये एक्सपेंडिचर है तो आप इनकम में से क्या घटाएंगे सेविंग घटाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में यानी इसमें से कुछ घटने के बाद में ये रेशियो मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने 400 रुपये कम हो गए और यहाँ भी 400 रुपये कम हो गए। किसमें से क्या किया मैंने पता चला, इनकम में से मैंने क्या घटाया बचत घटाई, क्या निकल गया खर्च। यानी आप जो खर्च निकाल रहे हैं, क्योंकि ये खर्च का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और ये इनकम का है, तो इनकम में से सेविंग घटाओ। यानी पी और क्यू की हम कह सकते हैं कि आयु है, या कोई पी और क्यू दो संख्याएं 6 अनुपात कितनी 5 हैं। अब ठीक है, पी में से 400 घटा दें और क्यू में से भी 400 घटा दें, तो फिर आपके पास में जो नई जो संख्या प्राप्त होती है वो 4 अनुपात 3 होती है। वही कहानी यहाँ पर है, इनकम का रेशियो 6 अनुपात कितना 5 है। इसमें से सेविंग यदि 400 रुपये कम कर दें तो आपके पास में खर्च का रेशियो बन जाएगा 4 अनुपात 3। अब तरीका वही है, डबल क्रॉस मेथड। यहाँ से कितने हो गए 1600, ये कितने हो गए 1200, 1600 और 1200 का डिफरेंस कितना मिला आपको 400। ठीक है, इसका गुणा किया कितने हो गए 20, इसका गुणा किया इससे कितने हो गए 18, 20 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ 2, यानी कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। अब आपको क्या पूछा गया है वो आप उत्तर दे दें। उनकी मासिक आय का पता लगाओ, उनकी मासिक आय दोनों की बताना है। तो दोनों को बताना है तो मैंने कल समझाया था आपको, ये कितने हैं 200 और ये 6 5 कितने हो गए 11, गुणा कर दें 11 दूनी कितने 2200, कितना 2200। अगर अलग अलग करेंगे तो 2 से गुणा कर दो, ये कितने हो गए 1200, और इसको 2 से गुणा करो, ये कितने हो गए 1000, कितने 1000। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि पी का खर्च बताओ, पी का खर्चा बताओ, तो फिर 1200 में से 400 घटाओ, 1200 में से 400 घटाओ, इसका खर्च कितना है 800 है, कितना है 800। आपसे ये कहता कि क्यू का खर्चा बताओ, क्यू का खर्चा बताओ, तो क्यू कमाता कितना है 1000 और बचाता कितना है 400, तो फिर खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 600, कितना 600। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं प्रत्येक के। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे करके समझिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा इन पर फोकस करेंगे। और इसमें है कुछ नहीं, बस आपने इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस बना लिया कि इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग होता है, तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं कि जब भी हमें सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, जब भी हमें एक्सपेंडिचर लेके आना है तो इनकम में से हम क्या घटा देंगे सेविंग घटा देंगे। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ए और बी की मासिक आय का अनुपात है वो 6 अनुपात कितना 5 है, और उनका मासिक जो खर्च है वो 4 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि वे प्रति मास यानी हर महीने 1600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी होगी, बी की मासिक आय कितनी होगी। देखो पहले मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिए, उसके बाद में मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवाए, उनमें दोनों में बचत तो कर रहा था लेकिन दोनों में क्या कर रहा था सेम कर रहा था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ है बचत आई है लेकिन दोनों में सेम नहीं है, इसमें 1600 रुपये और इसमें कितने 1800 रुपये अलग अलग आ गई, तो दिक्कत कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, तरीका वही है क्वेश्चन में।
क्या करेंगे बताओ, ये कौन है ए, ये क्या है बी, इनमें इनकम का जो आपके पास में रेशियो है वो दे रखा है कितना 6:5, 6 अनुपात कितना दे रखा है 5। अब क्या करता है बताओ, क्या करता है, और रेशियो आपको किसका दे रखा है एक्सपेंडिचर का दे रखा है, और इसका भी रेशियो आपको दे रखा है 4 अनुपात कितना दे रखा है 3, 4:3। अब क्या करता है, यदि वे प्रति मास क्रम से 1600 रुपये 1800 रुपये बचाते हैं, अब ये 1600 रुपये बचाता है तो इसमें 1600 कम करेंगे तो खर्च आ जाएगा, इसमें से 1800 रुपये कम करेंगे तो खर्च आ जाएगा। बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, ध्यान देंगे। आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इनकम में से सेविंग घटाएंगे, और इनकम आपका 6:5 है, इसमें से आप क्या घटाएंगे, आपकी जो सेविंग है बचत है वो घटाएंगे, तो आपके पास में खर्च निकल जाएगा। ठीक है, अब वही आपके पास में डबल क्रॉस मेथड क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे इससे तो 18 चौके कितने हो गए 72, यानी 7200 हो गए। इसका गुणा करेंगे इससे 16 तिये 48, यानी कितना 4800 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितने हो गए 2400। यहाँ गुणा करेंगे कितने हो गए 20, यहाँ गुणा करेंगे कितने हो गए 18, 20 और 18 का डिफरेंस कितना आ गया 2, यानी डिफरेंस कितना मिला 1200। इस 1200 का ही गुणा करना है अब आगे किससे, बी की मासिक आय का पता लगाओ। ये मासिक आय का ही रेशियो दे रखा है, मासिक आय पूछी जा रही है, तो बी को गुणा कर दो कितने से 1200 से, यानी कितना आया 6000, कितना 6000। अब एक ही पूछता तो इसको 1200 से गुणा कर देता तो अंकर कितने आ जाते 7200, कितना 7200। यदि ये पूछता कि ए और बी की कुल आय क्या है, कुल आय क्या है, तो फिर 11 से गुणा कर देते, किससे 12 को 1200 से गुणा कर देते किससे 11 से, तो ये 132 यानी 13,000 कितने 200 रुपये हो जाते, 13,200 रुपये। अब आपसे ए का खर्च पूछता तो 7200 में से 1600 घटा देंगे, बी का खर्च पूछता तो 6000 में से कितने 1800 घटा देंगे, आपके पास में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई हो। इसी प्रकार का देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। देखो इसी में मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बस संख्या चेंज कर रहा हूँ। यहाँ क्या करेगा, क्वेश्चन लिख देगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है यहीं पर क्वेश्चन लिख देगा कि 6:5 की जगह क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 8:5, बात तो वही है। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात लिख देगा 5 अनुपात कितना है 3 है, के अनुपात में यदि वे प्रति मास क्रम से यहाँ कह देगा कितने रुपए 1200 रुपये की बचत करता है, और यहाँ कितने रुपए की बचत करता है, मान लो 1000 रुपये की बचत करता है, तो आपसे क्या कहेगा कि उनकी मासिक आय में अंतर क्या है, उनकी मासिक आय में अंतर पूछ लिया। तो फिर आपसे पूछा उनकी मासिक आय में अंतर क्या है, मासिक आय में अंतर, आपसे अंतर पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो वही होना है। ए यहाँ पर कौन है ए, ये कौन है बी, आपके पास में रेशियो किसका दे रखा है इनकम का दे रखा है, वो कितना दिया 8 अनुपात कितना 5 दिया। ठीक है, और रेशियो किसका दे रखा है एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपके पास में कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, अब बार बार तो मैंने बता दिया ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या निकालते हैं तो इनकम में से सेविंग घटाते हैं, सेविंग ये कितने कम हो गए 1200 कम हो गए, ये कितने हो गए 1000 कम हो गए, कितने 1000 कम हो गए। क्वेश्चन सोल्व, इसका गुणा करेंगे ये कितने हो गए 5000, इसका गुणा करेंगे इससे तो कितने हो गए 3600, दोनों में डिफरेंस आ गया कितना 1400। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इससे 25 हो गए, और इसका गुणा करेंगे इससे कितने हो गए 24 हो गए, 25 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया 1, यानी आपके पास में ये वैल्यू कितनी आ गई 1400। अब आपसे पूछता क्या है उनकी मासिक आय का अंतर बताओ, दोनों में डिफरेंस कितने का है, ध्यान दो डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 1400, ये जो 1400 है इसको गुणा कर दो किससे 3 से, यानी कितने 14 तिये 42, यानी 4200 रुपये, कितना 4200 रुपये। आप अलग अलग से भी कर सकते थे, 14 का और 8 का गुणा कर देते, 14 का और 8 का क्या कर देते गुणा कर देते, तो भी वही चीज़ तो वही आती है, घूम फिर के वही है, 14 8 112 यानी 11200 हो जाते, और फिर इसका गुणा कर देते, ये कितने हो जाते 14 पंजे 70, यानी कितने हो जाते 7000 होते। अब 11000 कितने 200 और 7000 का डिफरेंस देखो कितना 4200, कैसे भी कर लो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे आप हैंडल कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ठीक है, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 7 नंबर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिया है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो
मैंने आज जो लेवल आय के जो क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें एक मैंने पहले एक लेवल लिया था, जो 3 क्वेश्चन करवाए थे, थोड़े से छोटे मतलब कम लेवल के क्वेश्चन थे, आराम से समझ में आने वाले थे। इसके बाद में हमने दूसरे लेवल के क्वेश्चन देखे, ठीक है। जो आय वाले क्वेश्चन थे उसमें से रेशियो आप 2 रेशियो दे रखा था, और आपको जो दे रखी थी वो आय दे रखी थी, किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैंने और अच्छा कर लिया है, धीरे धीरे के हमने क्या था, क्वेश्चन को धीरे धीरे करके अच्छा करेंगे। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो, पिछले वर्ष राजकुमार और धनराज की आय का जो अनुपात था वो 5:4 था। पिछले वर्ष है राजकुमार और धनराज की आय का अनुपात था 5:4, ठीक है। उनके पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष यानी लास्ट ईयर और करंट ईयर, प्रेजेंट में जो साल चल रही है उसके की व्यक्तिगत आय का जो अनुपात बन रहा है वो क्रम से क्या बन रहा है, 2:3। ये तो बन रहा है किसका, राजकुमार का, ये बन रहा है किसका, धनराज का, 4:7। यदि दोनों की वर्तमान वर्ष की कुल आय 1,45,000 रुपये हो तो धनराज की वर्तमान आय का पता लगाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ढंग से समझेंगे। हाँ, ऐसे नहीं इतनी बार आप जैसे आराम से समझ रहे थे, समझ में आ रहे थे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। देखिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, देखो, राजकुमार, और यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ धनराज को डी से। यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो लास्ट ईयर का दे रखा है, जो आपके पास में ये जो रेशियो है वो पिछले साल का है, हाँ, लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जो पिछले वर्ष का है, पिछले वर्ष का रेशियो है किसका, राजकुमार का और धनराज की, किसका, इनकम का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 5:4, 5:4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात दिया है। व्यक्तिगत यानी यहां पर मैं ले रहा हूं क्या, राजकुमार की पिछला वर्ष मैं लास्ट ईयर लिख दूंगा, और वर्तमान वर्ष यानी करंट ईयर लिख दूंगा। इसका जो रेशियो है आपके पास में वो दे रखा है 2:3। यहां मैं लिख रहा हूं वो धनराज को लिख रहा हूं, ये लास्ट ईयर लिख रहा हूं, ये करंट ईयर, वर्तमान साल। व्यक्तिगत रूप से ये कितना दे रखा है, 4, ये कितना दे रखा है, 7। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो धनराज की वर्तमान आय पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको रेशियो चाहिए, और आपको जो ये रियल वैल्यू दी है, देखो ये रियल वैल्यू दी है, ये वर्तमान वर्ष की दे रखी है, तो वर्तमान वर्ष में आपको जाना पड़ेगा। ये रेशियो तो किसका है, पिछले साल का है, ध्यान दें, पिछले साल का रेशियो है 5:4। यहाँ पर देखो दोनों का अलग अलग से दे रखा है, राजकुमार का अलग से व्यक्तिगत दे रखा है और धनराज का अलग से दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करंट ईयर के लिए जाना है, करंट ईयर के लिए जाना है, किसके लिए, राजकुमार, और किसके लिए, धनराज के लिए। तो क्या करेंगे, देखो, लास्ट ईयर जो राजकुमार की आय थी वो कितनी थी, 5, कितनी थी, 5, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखो ये कितनी, 2, यानी ये 5 और 2 अलग अलग थोड़ी थी। लास्ट ईयर में ये 2 हैं, ये 5 अलग अलग थोड़ी थी। इसका मतलब ये जो 5 है इसी की तो वैल्यू क्या है, 2 है, तो यानी 5 की जो वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 2। और करंट ईयर निकालना है किसका, राजकुमार का, करंट ईयर का कितना है, 3, कितना, 3। इसी प्रकार धनराज के लिए देखो, धनराज की लास्ट ईयर कितनी थी, 4 थी, और यहाँ लास्ट ईयर कितना है, 4 है, तो इसका मतलब इस जो 4 है, इस 4 की वैल्यू कितनी, 4 ही है, और यहाँ पर धनराज की करंट ईयर की कितनी हो गई, 7 हो गई। बस क्वेश्चन सोल्व। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो ये तो कैंसिल हो गया है, कितना हो गया, 1, ये कितने हो गए, 15, यानी आपके पास में ये 15 और ये कितने हो गए, 7/1 करेंगे, रेशियो मिल गया आपको 15 अनुपात कितना, 14, 15 अनुपात कितना हो गया, 14। अब ये 15 अनुपात 14 किसका रेशियो आ गया, ध्यान दें, करंट ईयर का, वर्तमान का, और वर्तमान की ही आय का आपके पास में योग दे रखा है दोनों का। तो इसका मतलब आपके पास में जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो 1,45,000 हैं, 1,45,000 हैं, इसकी वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी आ गई, 29। पूछा क्या गया, धनराज की वर्तमान कितनी है आय, 14 इंटू कितने, 14, ठीक है। काट दो 29 5 145 यानी कितने हो गए, 5,000, 14 5 कितने हो गए, 70, 14 5 70, यानी 70,000 रुपये
आय है किसकी, धनराज की, किसकी, वर्तमान साल की, किसकी, वर्तमान साल की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देंगे। देखो यहां पर पिछले वर्ष राजकुमार और धनराज की आय का अनुपात, पिछले साल का रेशियो दे रखा है, राजकुमार और धनराज का 5 अनुपात कितना, 4। अब आगे देखो, पढ़ के देखिए, पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष, लास्ट ईयर और करंट ईयर का, दोनों का रेशियो दिया है। और क्या दिया है फिर, व्यक्तिगत, तो अकेला राजकुमार ले लिया मैंने, अकेला धनराज ले लिया। तो राजकुमार की पिछले साल का और वर्तमान साल का जो आय का रेशियो है वो मिल गया 2:3, धनराज का मिल गया 4 कितना, 7। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, दिया गया, वो ये दिया गया कि दोनों की वर्तमान वर्ष की कुल आय 1,45,000 रुपए, दोनों की वर्तमान वर्ष की आय है वो 1,45,000 रुपए। तो हमें वर्तमान का ही रेशियो चाहिए। ये जो रेशियो, ये तो लास्ट ईयर का है। यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों का साथ में दे रखा है। तो यहाँ से आपको रेशियो बनाना है, वो थोड़ा सा ध्यान करके बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर करंट ईयर का रेशियो बना लिया, राजकुमार का और धनराज का। अगर करंट ईयर का बनाया तो मैंने कैसे लिया, ध्यान दें। राजकुमार की लास्ट ईयर, देखो ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर राजकुमार की जो आय थी वो कितनी थी, 5 थी। यहाँ पर देखो दोनों को साथ में लेते हैं और व्यक्तिगत लेते हैं तो ये 5 थी, इस 5 की वैल्यू ये 2 होगी, कारण कि लास्ट ईयर में जो आय थी वो तो सेम थी। तो जो 5 थी इसी की वैल्यू तो क्या है, 2 है। तो 5 की ही वैल्यू 2 है, इसलिए 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यानी ये वैल्यू बटे में इसकी वैल्यू इंटू आस्किंग, पूछा क्या गया करंट, इंटू में मैंने क्लियर ले लिया 3। इसी प्रकार धनराज की देखेंगे, ये कितना है, 4, तो इसकी वैल्यू तो ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। करंट ईयर का पूछा 7। अब यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, काट देते हैं, 15/2 आ गए, अनुपात 7/2 हो गए, क्रॉस गुणा कर दिया, 15 अनुपात कितना, 14 आ गया। अब ये जो 1,45,000 था, इसकी वैल्यू आपके पास में टोटल हो गई, दोनों की 29 हो गई। कितनी हो गई, 29। तो 1,45,000 को 29 से डिवाइड करेंगे, आपके पास में कितने आ गए, 5,000 आ गए। कितने आ गए, 5,000 आ गए। और ये 5,000 आ गए, 5,000 को गुणा कर देंगे किससे, 14 से, आपके पास में कितने आ गए, 70,000। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना कितना, 9, कितना, 9। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, उसी जैसा क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति थे, इसमें मैंने कितने ले लिए, 3 ले लिए। उसमें 2 थे, इसमें 3 लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पिछले वर्ष ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4 कितना है, 5 है। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय, पिछले साल लास्ट ईयर और करंट ईयर की आय का जो अनुपात है वो 4 कितना, 5, 2:3 और 3:4 है। यदि तीनों की कुल वर्तमान आय 78,800 रुपये है तो सी की वर्तमान आय का पता लगाओ, सी की वर्तमान आय का पता लगाओ। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने दिया था उसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये आपके पास में आ गया A:B:C, किसका है, ध्यान देंगे, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का जो रेशियो है वो दे रखा है इनकम का, आपके पास में लास्ट ईयर का तीनों का कमांड दे रखा है, वो दे रखा है 3:4:5। ठीक है, अब व्यक्तिगत रूप से दिए, एक ए का दिया है अलग से, ए का दिया है अलग से, और किसका, लास्ट ईयर और करंट ईयर का क्या दिया है, 4:5। फिर बी का भी दिया है, और बी का भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का दिया है, कितना दिया है, 2:3। इसी प्रकार सी का भी दिया है, और सी का भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का क्या दिया है, 3:4, 3:4। अभी भी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, ये वर्तमान का है, क्या, वर्तमान का, तीनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। तो यहाँ से आपको वर्तमान आयु आय निकालनी है। यहाँ तीनों की वर्तमान आय का आपके पास दे रखी है, तो यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है उसको आपको वर्तमान में लेके जाना है। तो वर्तमान में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, वही तरीका है आपके पास में, अभी भी मैंने क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से। करंट ईयर में लेके चले जाइए इनको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट ईयर में लेके चले जाते हैं, करंट ईयर बनाते हैं किसका, A:B:C का। कैसे बनाएंगे, अब तरीका वही है, ध्यान दें। देखो ए की लास्ट ईयर जो आय थी वो कितनी थी, ए की लास्ट ईयर जो आय थी वो कितनी थी, 3। यहाँ पर कितनी है, 4। तो आप समझ गए होंगे कि 3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4। ठीक है, करंट ईयर की पूछ रहा है तो इनटू में क्या रख दो, 5।
इसी प्रकार किसकी, बी की लास्ट ईयर की आय कितनी थी 4, यहां पर कितनी बता रहा है 2, 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और करंट ईयर की पूछ रहा है, करंट ईयर कितना 3, तो इंटू 3। इसी प्रकार सी का देखो, सी की लास्ट ईयर कितना था 3, और यहां पर कितना है, सॉरी ये कितना है 5, ये कितना है 3, तो ये 5 और ये कितना 3, करंट ईयर पूछ रहा है इंटू कितने 4, कितने 4। यहां देखेंगे ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इसको बार बार आपके 2-3 बार क्वेश्चन को करोगे तो समझ में आएंगे। हाँ, कई स्टूडेंट इसमें उत्सुक मतलब लास्ट टाइम तक ऐसे रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो बाकी बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है कि ये जो रेशियो लास्ट ईयर का है, मैंने लिख दिया लास्ट ईयर, तो यहाँ पर लास्ट ईयर का ये, तो यहाँ पर लास्ट ईयर का ए देखो कितना है 3, और यहाँ पर कितना है 4, तो इसका मतलब इस 3 की वैल्यू तो ये 4 है, इस 3 की ही तो वैल्यू ये कितनी है 4 है, ठीक है। और इसी प्रकार देखो बी है, लास्ट ईयर में कितना था 4 था, यहाँ पर लास्ट ईयर में कितना है 2, तो इस 4 की ये वैल्यू कितनी है 2 है। इसी प्रकार सी में देखो, लास्ट ईयर सी कितना था 5 था, यहाँ पर कितना है 3 है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है 3 है। आपसे पूछ क्या रहा है करंट का, तो इनटू में क्या रख दिया मैंने यहाँ पर 5, यहाँ पर करंट क्या पूछ रहा है 3, यहाँ पर करंट कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन आपका सोल्व, ये बन गया आपके पास में 15/4, ये कट गए हैं 2, तो कितना हो गया 6/1, ये भी कितना हो गया 20 कितना हो गया 3। सरल कर दो, सरल करोगे आप रेशियो बनाओगे, तो यहाँ से रेशियो मैंने बनाना बताया हुआ है, कैसे करते हैं आपको पता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको छुपाते हैं, तो ये कितनी हो गई 15, ये कितनी हो गई 45, कितनी हो गई 45, इसका बनाते हैं तो ये छुपाते हैं, ये 24 ये 3 यानी कितना हो गया 72। अब इसके लिए ये छुपाते हैं, ये कितने 20 और ये कितने 20 और ये कितने 80 यानी 80, ठीक है। आपके पास में 45:72 कितना आ गया 80। अब ये कटते हैं तो काट तो नहीं कटेंगे, तो 45:72 कितना आ गया 80। अब आपके पास में टोटल आय दे रखी है इनकी, और कितनी दे रखी है 78,000, कितनी दे रखी है 800, 78,800। इसकी जो ये रेशियो आपका करंट का है, वर्तमान का है, तो वर्तमान में टोटल आय तीनों की कितनी हो गई, ये जोड़ो 80 और 72 जोड़ दिए 152 हो गए, और 152 में कितने 45 जोड़ दिए कितने हो गए 197, 197। पूछा किसका गया है, सी का पूछा गया है, सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु सॉरी आय, सी की वर्तमान आय कितनी 80। काट दो, कट जाएंगे, कितने से कट गए, ये 4 गुनी चौके 76 2 78 यानी 4 से कट गए, ठीक है। ये कितने हो गए 400, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 चौके कितने हो गए 32, आगे 3 जीरो लगा देंगे, यानी 32,000 रुपये हो गई किसकी, सी की आय। अब आपसे ये पूछता वर्तमान में बी की, तो इंटू में 72 रख देते, यदि ए का पूछता तो 45 रख देते। अब दोनों क्वेश्चनों में आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये रेशियो कैसे बनाते हैं, ये रेशियो कैसे बनाते हैं, बस ये यदि आप समझ गए क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है, ये समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जामिनर धीरे धीरे करके क्वेश्चन इंप्रूव करते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो यदि आप वैसे बैठे रहते हैं कि वैसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि अपडेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ जैसे ये लास्ट ईयर दे रखा है, तो यहाँ करंट ईयर दे देगा, करंट ईयर दे देगा, और फिर वहाँ पर जो ये टोटल लिख रहा है वो लास्ट ईयर का पूछ लेगा, और फिर लास्ट ईयर की ही लास्ट ईयर की ही जैसे ए की बी की किसी की पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको समझना है कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, सोल्व इस प्रकार से करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की क्लास में हमें इतने क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हमारा जो शेड्यूल रहता है हमेशा की तरह लास्ट में कितने क्वेश्चन 5 वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चन आपको मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप वो सोल्व किया करो। रोज़ देखो 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए कितनी क्लास हो गई, आज पहले 8 हो गई, आज हो गई कितनी, एक और हो गई, कितनी हो गई 9 क्लास हो गई। 5 के हिसाब से उनके पास में 45 क्वेश्चन हो गए। मैंने 5 क्वेश्चन करके उनके पास में 45 क्वेश्चन कर दिए। वो 45 क्वेश्चन उसके पास में प्रैक्टिस के लिए चले गए 45 क्वेश्चन तो, और जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो अलग क्वेश्चन है, 45 तो वही हैं। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर एक दिन मैंने 25 क्वेश्चन सेंड कर दिए थे उनको, 25 क्वेश्चन सेंड कर दिए थे। कल मैंने उनके पास में 10 क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, तो 35 क्वेश्चन वो हो गए, 45 वो हो गए। तो आप सोचिए 80 क्वेश्चन तो मैंने सेंड कर दिए उनको, 80 क्वेश्चन करवा लिए उनसे, 80 क्वेश्चन कर लिए उन स्टूडेंट जो लगातार कर रहे हैं इसी टॉपिक पर 80 कर गए। और जबकि ये जो क्वेश्चन और हैं साथ वाले ये और मिला देता हूँ, तो वो बच्चे 100 सवा 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब धीरे धीरे करके और क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप सोचिए जो बच्चा
लगभग 200 क्वेश्चन कर जाता है, तो फिर रेशियो में उनके लिए बचता क्या है। ठीक है, तो हमेशा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो किया करो। ठीक है, और रही बात, मैं आपको बोलता तो यही हूँ कि कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने स्टूडेंट हैं वो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। फिर भी यदि किसी की इच्छा नहीं हो तो कोई खास बात नहीं है, वो अपने पास कोई रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि यदि मैंने ये क्वेश्चन कर दिए और करके सोल्व करके यदि कमेंट कर दिया है तो पता नहीं सर के कुछ काम आ जाएगा। है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। आपको पता नहीं है तो किसी इर्द गिर्द वाले से पूछ लेना कि यहाँ पर यदि मैं कमेंट कर दूंगा तो इसके कुछ काम आ जाएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। और दूसरी बात ये मैंने जो क्लास चला रखी है ये सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में हमारी तरफ से जो सहयोग बन रहा है वो कर रहे हैं, नहीं कि इस कोई क्लास का कोई आय का सोर्स है। आय का कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल भी सोर्स नहीं है। और आय वाली चीज की तरह हम कर भी नहीं रहे हैं बुरी तरह से, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं मेरी पूरी की पूरी क्लास जितनी भी देखें, कभी भी मैंने क्लास में आके इतनी क्लास बनाई है, कभी भी मैंने आकर के ऐसे नहीं बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कभी नहीं कहा है कि लाइक करो, मैंने नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि शेयर करो, नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा है। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है क्लास ले लेगा, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो कोई बात नहीं है। जी हाँ, जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो बच्चे क्लास लेते रहेंगे। और जिनको भैया ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ मिल रहा होगा, वहाँ कुछ मिल रहा होगा, अब मिलता कहीं नहीं है। घूमते रहो वही चीज़ें, इधर जाओ उधर जाओ, भागते रहो दौड़ते रहो। और मैंने तो इस टॉपिक को जो करवाया है बिल्कुल जीरो से करवाया है, छोटी से छोटी चीज़ें लेकर के परिभाषा सहित मैंने ये क्वेश्चन करवाए और छोटी छोटी चीज़ें लेकर करवा रहा हूँ। और याद रखना, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा आपको, जितना भी मेरी उम्र, और ये कोरोना तो मुझे तो लग रहा है कि दीपावली से पहले तो कोई उम्मीद है ही नहीं, तो तब तक आप सोच सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, यानी 6 महीने पढ़े, 6 महीने में यदि ऐसे क्लास चलती रही तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और जो बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि ऑफलाइन क्लास खुलेगी तब क्लासें लेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन का वेट करो। ठीक है, ओके। मैं अब आपको वो 5 क्वेश्चन लिखवाता हूँ, वो लिखवा देता हूँ। हाँ, तो देखो अपने आज के जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन है 80 और एक निश्चित संख्या, 80 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती 5 और 22 के मध्यानुपाती का 4 गुना है। यानी 80 और एक निश्चित संख्या का जो मध्यानुपाती है वो इतना है, 5 और 22 के मध्यानुपाती का क्या है, 4 गुना है। तो उस निश्चित संख्या का पता लगाओ, उस निश्चित संख्या का पता लगाओ। दूसरा क्वेश्चन, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपाती क्या है, x है, तो फिर x का मान पता करो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, यदि 18x और 50 वित्तानुपाती हैं तो फिर x का मान बताओ, x का मान बताओ। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आज मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन बताया था। ओके। और अब लास्ट में जो क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस के बराबर 2:3:5 है, तब z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा, z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे, लगातार मेहनत करते होंगे। ठीक है, और मेहनत कर रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।